ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा बनते बनते रह गई। 1946 से लेकर 1949 तक जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस दौरान भारत और भारत से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर संविधान सभा में लंबी लंबी बहस और चर्चा होती थी। इसका मकसद था कि जब संविधान को अमली जामा पहनाया जाए तो किसी भी वर्ग को यह न लगे कि उससे संबंधित मुद्दे की अनदेखी हुई है। वैसे तो लगभग सभी विषय बहस मुंह बहस से होकर गुजरते थे, लेकिन सबसे विवादित विषय रहा भाषा। संविधान को किस भाषा में लिखा जाए, सदन में कौन सी भाषा को अपनाया जाए, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसे लेकर किसी एक राय पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा रहा। पहले पहल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू समेत कई सदस्य हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में दिखे। हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदू और उर्दू का मिश्रण। 1937 में ही नेहरू ने अपनी राय रखते हुए कहा था कि भारत में आधिकारिक रूप से संपर्क स्थापित करने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है और हिंदुस्तानी से अच्छा और क्या हो सकता है। वहीं गांधी ने भी कहा था कि अंग्रेजी से बेहतर होगा कि हिंदुस्तानी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान उत्तर और दक्षिण को जोड़ते हैं। लेकिन विभाजन ने कई सदस्यों के मन में इतनी चिढ़ और गुस्सा भर दिया कि हिंदुस्तानी की मांग पीछे होती चली गई और शुद्ध हिंदी मतलब संस्कृत निष्ठ के पचदर भारी पड़ते नजर आए। इधर दक्षिण भारतीय सदस्य तो हिंदुस्तानी और हिंदी दोनों के खिलाफ नजर आए। जब कभी कोई सदस्य अपनी बात हिंदी या हिंदुस्तानी में बोलता था तो कोई दक्षिण भारतीय सदस्य इसके अनुवाद की मांग करने लगता था। इतिहासविद रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में इस विवादित विषय पर रोशनी डाली गई। एक सदस्य आरवी धुलेकर का जिक्र करते हुए लिखा गया कि जब धुलेकर ने हिंदुस्तानी में अपनी बात कहनी शुरू की तो अध्यक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि सभा में मौजूद कई लोगों को हिंदी नहीं आती है और इसलिए यह बात उनकी समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर धुलेकर ने तिलमिलाते हुए कहा था कि जिन्हें हिंदुस्तानी नहीं आती उन्हें इस देश में रहने का हक नहीं है। उधर मद्रास के प्रतिनिधित्व टीटी कृष्णमाचारी ने बड़ी सफाईगोई से कहा कि मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे ज़बरदस्ती शेक्सपियर और मिल्टन को सीखना पड़ा, जिनमें मुझे तनिक भी रुचि नहीं है। अब अगर हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जाएगा तो इस उम्र में यह करना हमारे लिए मुश्किल होगा। साथ ही इस तरह की असहिष्णुता हमारे अंदर इस बात का डर भी पैदा कर देगी कि एक मजबूत केंद्र सरकार का मतलब उन लोगों को गुलाम बनाना भी है जो केंद्र की भाषा नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि सर, मैं दक्षिण भारतीयों की ओर से चेतावनी देना चाहूँगा कि पहले से ही दक्षिण भारत में ऐसे तत्व हैं जो वहाँ बंटवारा चाहते हैं। ऊपर से मेरे यूपी के दोस्त हिंदी साम्राज्यवाद फैलाकर हमारी समस्या को बढ़ाने का ही काम करेंगे। तो मेरे यूपी के दोस्त यह तय कर लें कि उन्हें अखंड भारत चाहिए या हिंदी भारत। कड़ी बहस के बाद संविधान सभा इस समझौते पर पहुंची कि भारत की राज्य भाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी, लेकिन संविधान लागू होने के 15 साल तक यानी 1965 तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही किया जाएगा, अदालत और तमाम अन्य सेवाएं। हालांकि संविधान सभा में लिया गया यह फैसला 15 साल बाद कुछ और ही रंग लेकर आया। 1963 में नेहरू ने राजभाषा अधिनियम को दिशा देने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि 1965 से आधिकारिक रूप से सभी तरह का संचार हिंदी में किया जाएगा और अंग्रेजी को एक सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेहरू के इस संकेत ने हिंदी विरोधियों के कान खड़े कर दिए। उन्हें इस सकता है में इस शंका का संकेत मिला कि हो सकता है कि केंद्र के द्वारा गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपी जाए, अंग्रेजी का सफाया हो जाए और यही नहीं, हिंदी को राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दे दिया जाए। 26 जनवरी 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने का फैसला कर लिया,
लेकिन उससे पहले ही दक्षिण भारतीय राजनीति पार्टी डीएमके ने इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। मदुरई से लेकर कोयम्बटूर और मद्रास से लेकर छोटे छोटे गांवों में हिंदी की किताबों को जलाया गया। यहाँ तक कि कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें तमिल भाषा के लिए लोगों ने जान तक दे दी। इतने विरोध के बाद जाहिर है कि कांग्रेस अपने फैसले में नरम पड़ती नजर आई और शास्त्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम संदेश में साफ किया कि अंग्रेजी का इस्तेमाल तब तक किया जा सकता है जब तक जनता चाहे। साथ ही उन्होंने गैर हिंदी भाषियों के डर को दूर करते हुए आश्वासन दिया कि हर राज्य यह खुद तय कर सकता है कि वह किस भाषा में सरकारी कामकाज का संचार करना चाहता है। वो क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है या अंग्रेजी भी। साथ ही केंद्रीय स्तर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी प्रमुख तौर पर कामकाज और संचार की भाषा होगी। इतने कड़े विरोध के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा तो मिल गया, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलते मिलते रह गया। यह बात अलग है कि कई स्कूली किताबों में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बता दिया जाता है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। भारतीय संविधान में किसी को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। राजभाषा विभाग द्वारा यह साफ तय किया गया है कि हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी को भी संसद और केंद्र में कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को विधायिका के तहत अपनी भाषा खुद तय करने का अधिकार है, जिसके फलस्वरूप भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। अलग अलग मौक़ों पर अदालत द्वारा यह साफ किया गया है कि इन सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा हासिल है और कोई भी भाषा किसी से भी कम या ज़्यादा नहीं है। गुहा की लिखी किताब में एक और दिलचस्प किस्सा है। रेडियो पर लाल बहादुर शास्त्री के इस अहम घोषणा के बाद एक बार फिर जब मामला संसद में उठा तो एंग्लो भारतीय सदस्य फ्रैंक एंथनी ने अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करने की हिंदी भाषियों की असहिष्णुता पर चिंता जताई। इसके जवाब में जेबी कृपलानी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फ्रैंक को भारत में अपनी भाषा मतलब अंग्रेजी के ख़त्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे भी अम्मा अप्पा नहीं मम्मी पापा बोलने लगे। यहाँ तक कि हम अपने कुत्तों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं। अपने पैर जमा चुकी अंग्रेजी पर कृपलानी ने तंज कसते हुए एंथनी को विश्वास दिलाया कि इंग्लैंड से अंग्रेजी गायब हो सकती है, लेकिन भारत से कभी नहीं, और ये बात हकीकत है, अंग्रेजी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।